हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज हमारे वीडियो में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है चाइनीज़ आर्ट की टाइमलाइन। दोस्तों, यूजीसी नेट और जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से जब हम देखें तो विजुअल आर्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें चाइनीज़ पॉटरी या फिर आर्टिस्ट या डायनेस्टी की सीक्वेंस पूछी जाती है। लेकिन जब हम सर्च करते हैं तो ना तो यूट्यूब पे ना कहीं हमें कोई भी टाइमलाइन प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं मिलती। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, एक वीडियो हम चाइनीज़ आर्ट की पूरी टाइमलाइन के ऊपर बनाते हैं। उसमें हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। उसमें कल्चर क्या है, कौन कौन सी डायनेस्टीज आई और क्या उनकी दोस्तों, जैसे कि आपके सामने एक फ्लो चार्ट होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि चाइना की आर्ट को 4 लेवल्स पे डिवाइड किया है। देखते हैं, सबसे पहला है प्रागैतिहासिक चीन यानी प्री हिस्टोरिक चाइना। नेक्स्ट है एंशियंट डायनेस्टी यानी प्राचीन वंशकालीन चाइना। थर्ड है साम्राज्यवादी चीन यानी इंपीरियल चाइना। एंड फोर्थ आधुनिक चीन यानी मॉडर्न चाइना। अब हर एक लेवल में इन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेंशन किया है, कोई खोज की है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक चीन यानी प्री हिस्टोरिक चाइना। इसकी टाइमलाइन है 10,000 बीसी से 2000 बीसी तक। यह वह समय है जब ना राजा थे, ना कोई वंश था, ना लेखन यानी कोई भी राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। इसके अंदर जो चीज़ आती है वो है नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। और नवपाषाण काल के अंदर आती हैं संस्कृतियाँ। याद रखिए दोस्तों, हम यहाँ कल्चर्स की बात कर रहे हैं कि क्या कल्चर वो फॉलो करते थे, ना कि ये कि कौन से राजा या राजवंश वहाँ थे। वंश की बात नहीं हो रही है यहाँ, संस्कृति यानी कल्चर की बात हो रही है। तो 2 कल्चर फॉलो करते थे। पहला है यांग शाओ संस्कृति, जिसमें चित्रित मिट्टी के बर्तन और ज्योमेट्री है यानी ज्योमेट्रिक आकृतियाँ मिलती थी, जिसमें फिश और ह्यूमन यानी मछली और मनुष्य के रूपांकन दिखाए हैं। दूसरा कल्चर है लोंगशान, जिसमें काले रंग के मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक पॉटरी और अत्यंत परिष्कृत सेरामिक कला दिखाई गई यानी रिफाइंड सेरामिक। यहाँ पर हमें प्रारंभिक अनुष्ठानिक रूप दिखाई देते हैं यानी रिचुअल के लिए भी ये चीज़ें की जाती थी। दोस्तों, सेकंड लेवल पे आता है प्राचीन वंशकालीन चीन यानी एंशिएंट डायनेस्टी। अब चीन में राजाओं और वंशों की शुरुआत होती है। इसके अंदर आते हैं प्रारंभिक वंश और हमें 3 वंश देखने के लिए मिलते हैं। पहला वंश है शिया वंश यानी शिया डायनेस्टी। अब दोस्तों, चाइनीज़ में प्रोनाउंसिएशन अलग होती है और स्पेलिंग अलग होती है। तो स्पेलिंग इसकी XIA है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन शिया है। इसकी टाइमलाइन लगभग 2100 से 6 और इस समय ब्रॉन्ज कास्टिंग की प्रारंभिक शुरुआत हुई थी यानी कांसा ढलाई की। सेकंड है शांग डायनेस्टी। इसकी टाइमलाइन 1600 से 1046 BC के करीबन है। इस समय कांस्य पात्रों पर अलंकरण किया गया यानी टाओटी डिजाइन। इसके अलावा ऑरिकल बोन लेखन यानी सबसे प्राचीन लिपि जो चाइनीज के हिसाब से मानी जाती है वो यहाँ शुरुआत हुई। एंड जेड पर नक्काशी की गई। चाइना में दोस्तों जेड एक हरे रंग का कीमती मूल्यवान पत्थर है यानी रत्न, जिसे समृद्धि लाने वाला पत्थर माना जाता है। थर्ड नंबर पे आती है जोहू डायनेस्टी, जिसकी टाइमलाइन 1046 से 256 BC है। यहाँ हमें परिष्कृत कांस्य यानी रिफाइनमेंट ब्रॉन्ज देखने के लिए मिलते हैं और अनुष्ठानिक वस्तुएं भी मिलती हैं। लाख के सजावटी वस्तुएं और वस्त्र देखने के लिए मिलते हैं। कन्फ्यूशियसवाद और दाओतिज्म दोनों ही चीनी कला के एक प्रकार से दर्शन पूरक है, जिसमें कन्फ्यूशियसवाद सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता और प्रतीकात्मक और अक्सर आकृति आधारित कला पर केंद्रित करता है, जबकि दाओवाद प्रकृति के साथ सामंजस्य, सहजता और मुक्त प्रभाव वाले परिदृश्यों पर बल देता है। थर्ड लेवल पे आता है साम्राज्यवादी चीन यानी इंपीरियल फॉर्मेशन पीरियड। यहाँ से चीन एक संगठित साम्राज्य बनता है। इसके बाद लंबे समय तक ये वंश आते हैं, जैसे कि चिन डायनेस्टी नंबर 1, हान डायनेस्टी, 3 किंगडम, सदर्न एंड नॉर्दर्न डायनेस्टी, सुई डायनेस्टी, तांग डायनेस्टी, 5 डायनेस्टी एंड 10 किंगडम, सोंग डायनेस्टी, युआन डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी और छिंग डायनेस्टी। दोस्तों, एक ट्रिक बनाइए जिससे ये सारी डायनेस्टी याद रह सकती हैं। ट्रिक थोड़ा ट्रिकी है, इंग्लिश में है, जैसे कि क्विक हंग्री टाइगर्स सिंग स्वीट ट्यून्स, 5 सिंगिंग यंग मॉन्क्स क्वाइटली। अब इसको एक ध्यान में अगर रखें तो कुछ ऐसे याद करेंगे कि
क्विक हंग्री टाइगर्स, यानी कुछ ऐसे टाइगर्स थे जिनको बहुत तेज भूख लग रही थी तो वो गाना गाने लगे, ठीक है। और 5 मंक थे जो कि चुपचाप गाना तो गा रहे थे लेकिन गाना गाते गाते चुप हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे इन सारी डायनेस्टीज को डिटेल में। इससे पहले कि हम डिटेल डिस्कस करें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट करते रहिए। डायनेस्टी है क्विन डायनेस्टी, जिसकी टाइमलाइन 221 से लेकर 206 BC तक है। 1987 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर घोषित किया गया। लगभग 8000 सैनिक और 520 घोड़े और रथों की मूर्तियां मिली हैं यहाँ से। यह प्रसिद्ध है टेराकोटा आर्मी के लिए। ये आर्मी क्विन शी हुआंग की थी, जिन्होंने चीन को एकीकृत यानी यूनिफाइड किया, एक साथ जोड़ा। ये सभी मूर्तियां अलग अलग रूपों में बनाई गई थी और ये मूर्तियां सदियों तक जमीन के नीचे दबी रहीं। अब दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये टेराकोटा सेना सदियों तक जमीन के नीचे क्यों दबी रही। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं मिलता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड है हान डायनेस्टी, जिसकी टाइमलाइन 206 BC से 220 सेंचुरी AD है। यहाँ हमें कब्रों से रेशम पर बने अंतिम संस्कार के बैनर मिलते हैं। रेशमी चित्रकला यानी सिल्क पेंटिंग की ग्रोथ देखने के लिए मिली। प्रकृति चित्रण, पक्षी, फूल, दरबारी जीवन के दृश्य चित्रित किए गए हैं। दार्शनिक संस्कृति का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। और कागज का आविष्कार, जिसने चित्रकला और लेखन के लिए रेशम का स्थान ले लिया, मतलब सिल्क जिस पर पेंटिंग की जाती थी उस कपड़े की जगह उसे रिप्लेस किया पेपर ने। अब आपके लिए क्वेश्चन आता है कि पेपर का इन्वेंशन कब, कहाँ, किस लोकेशन पे और किसके द्वारा किया। नेक्स्ट आता है 3 राज्यों का काल यानी 3 किंगडम पीरियड, जिसकी टाइमलाइन 220 से 280 सेंचुरी AD थी। हान वंश के पतन के बाद चीन 3 राज्यों में बढ़ गया, जिनके नाम है वेई, शू और वू। यह सांस्कृतिक परिवर्तन की शुरुआत का समय था। इस समय कैलीग्राफी और चित्रकला के प्रारंभिक विचार विकसित हुए। फिर आता है जिन वंश, जिसकी टाइमलाइन 266 से 420 सेंचुरी AD है। इसे 2 भागों में विभाजित किया। पश्चिमी जिन, जिसका टाइम 266 से 316 ईस्वी सेंचुरी AD है, जिसकी राजधानी लुआंग थी। और पूर्वी जिन, जिसका टाइम 317 से 420 सेंचुरी AD है। इसकी राजधानी जियानकांग, जिसे नानजिंग भी कहा जाता है। कला की विशेषताएं देखें तो सुलेख यानी कैलीग्राफी एक उच्च कला रूप बन गया। प्रमुख कलाकार थे यहाँ के वांग शीजी। प्रारंभिक शान शुई अर्थात परिदृश्य चित्रकला की अवधारणा विकसित हुई। बौद्ध धर्म के विचारों का प्रसार किया। यह काल 3 राजवंश के अंत के बाद चीन की राजनीतिक एकता की दिशा में महत्वपूर्ण चरण सिद्ध हुआ। फिर आती है उत्तरी और दक्षिणी वंश यानी सदर्न और नॉर्दर्न डायनेस्टी, जिसकी टाइमलाइन 420 से 589 सेंचुरी AD है। चीन पुनः उत्तर और दक्षिण में विभाजित हुआ। मुख्यतः कलात्मक विकास यहाँ पर हुआ, जैसे कि भव्य बौद्ध गुफा स्थलों का निर्माण, जिसमें है युआंगांग, दुनहांग की भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला और सुलेख यानी म्यूरल, स्कल्पटिंग और कैलीग्राफी अपने उत्कर्ष चरम पर पहुंचे यानी गोल्डन पीरियड। परिदृश्य और सुलेख की परंपरा निरंतर विकसित होती रही। इसके बाद आती है सुई डायनेस्टी, जिसकी टाइमलाइन 589 से 618 सेंचुरी AD थी। चीन पुनः एकीकृत यानी यूनिफाइड हुआ और यह काल विघटन यानी डिसयूनिटी और तांग वंश की महानता के बीच का सेतु बना। फिर आती है तांग डायनेस्टी, जिसकी टाइमलाइन 618 से 907 सेंचुरी AD है। चीनी कला का गोल्डन पीरियड इसे माना जाता है। चाहे मूर्तिकला हो, चित्रकला या भित्ति चित्रण, म्यूरल, सबका उत्कर्ष यहीं से हुआ। प्रसिद्ध कवि ली बो और तू फो यहाँ पर पाए गए। लैंडस्केप पेंटिंग में हमें डेप्थ मोशंस देखने को मिलते हैं। हान गान, जो कि घोड़ों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे, सम्राट शुआनजोंग के दरबार में कार्य करते थे। झांग शुआन स्त्रियों और घरेलू जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे।
दुन हुआंग गुफा मंदिर महत्वपूर्ण कला केंद्र था, जिसमें लगभग 480 गुफाएं बनाई गई 4 से 14 शताब्दी के बीच, और 5वीं शताब्दी में हुआंग गुफाओं में भी गुफा मंदिर का निर्माण हुआ। ग्रांसू प्रांत में स्थित तांग सनकाई तीनों रंगों वाली चीनी मिट्टी प्रसिद्ध थी। बौद्ध भित्ति चित्र, मूर्तिकला और रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड का प्रभाव यहाँ देखने के लिए मिलता है। फिर आती है 5 राजवंश और 10 राज्य, जिसका टाइमलाइन 907 से 960 सेंचुरी एडी है। यहाँ हमें विशाल परिदृश्य चित्रण की शुरुआत देखने के लिए मिलती है। इसके बाद सोंग डायनेस्टी आती है, जिसकी टाइमलाइन 960 से 1279 सेंचुरी एडी है। चीनी चित्रकला का शिखर यहीं से देखने के लिए मिलता है। विशाल परिदृश्य चित्रण जैसे कि फान क्वान और ग्वाशी यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। इंक वॉश चित्रकला का विकास यहाँ से शुरू हुआ। विद्वान लिटराती कला की शुरुआत हुई। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को महत्व दिया। चीनी मिट्टी यानी पोर्सिलीन कला का उत्कर्ष देखने के लिए मिला। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कलाकार लियांग काई, जिन्हें मैड मैन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने मिनिमल ब्रश टेक्निक डेवलप करी, और हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए। इसके बाद आती है युआन डायनेस्टी, जिसकी टाइमलाइन 1271 से 1368 सेंचुरी एडी है, जो कि मंगोल काल के समय पर रही। लिटराती चित्रकला का विकास यहाँ हुआ, जैसे कि नीजान, हुआंग, गोंगवांग यहाँ पे आर्टिस्ट देखने के लिए मिलते हैं। यथार्थवाद से अधिक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया। सुलेख और चित्रकला का एकत्व देखने के लिए मिलता है, यानी कैलीग्राफी और पेंटिंग। ओपरा और सांस्कृतिक कथात्मक का विकास देखने के लिए मिला। इसके बाद आती है मिंग डायनेस्टी, जिसकी टाइमलाइन 1368 से 1644 सेंचुरी एडी है। नीले सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध हैं यहाँ पर। दरबारी चित्रकला का पुनरुत्थान देखने के लिए मिला। सजावटी कला का विकास। वास्तुकला का एक उत्कर्ष उदाहरण है फॉरबिडन सिटी। कलाकार जैसे कि वैन झेंगमिंग एक चित्रकार, एक पोएट और एक कैलीग्राफिस्ट थे। फिर आती है चिंग डायनेस्टी, जिसकी टाइमलाइन 1644 से 1912 सेंचुरी एडी है। ऑर्थोडॉक्स स्कूल बनाम हमें देखने के लिए मिला, जिसमें इंडिविजुअलिस्टिक कलाकार पाए गए। सूक्ष्म दरबारी कला मिली। यूरोप के लिए निर्यात कला पाई गई। शंघाई स्कूल के नेता रेन श्योंग 1850 से 1890 तक रहे, जिन्होंने भावनात्मक अभिव्यक्ति और सशक्त ब्रशवर्क दिखाया। स्नफ बॉटल हमें चिंग डायनेस्टी से मिली, जो कि तंबाकू रखने की छोटी सजावटी बोतलें थीं, प्रसिद्ध सजावटी कला रूप में जानी जाती थी। फिर आती है आधुनिक संक्रमण यानी लेट चिंग एंड रिपब्लिक पीरियड, जो कि 1900 से 20वीं शताब्दी तक चला। पश्चिमी यथार्थवाद का प्रवेश हुआ यहाँ। शैक्षणिक यानी एकेडमिक कला का विकास हुआ। अब इससे पहले आप कैलीग्राफी कर रहे थे और आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एकेडमिक इंट्रोडक्शन हो गया। राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर भी कला अब बनानी शुरू हो गई। फिर आती है जनवादी गणराज्य काल, जिसे समाजवादी यथार्थवाद भी कहा जाता है, जो कि 1949 से 1976 तक रही। इसमें प्रचार कला यानी प्रोपेगेंडा फॉलो किया गया। क्रांतिकारी विषय थे। सोवियत प्रभाव इन्होंने दिखाने की कोशिश की। फिर आती है 1978 के बाद की रिफॉर्म एरा, जिसे समकालीन चीनी कला भी जाना जाता है। एवगांट आंदोलन इस समय स्टार्ट हुआ। पॉलिटिकल पॉप और साइक्लिनिक रियलिज्म भी देखने को मिलता है। वैश्विक समकालीन कला प्रथाएं हमें यहीं से देखने के लिए मिली। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी चाइनीज़ टाइमलाइन पूरी कंप्लीट होती है। आप देख सकते हैं सीक्वेंस आपके सामने दी हुई है टाइमलाइन के साथ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद जो आता है वो है हमारी चाइनीज़ फिलॉसफी, जिसमें हम देखेंगे आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस कैसा रहा। कॉन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक, शिक्षक और सामाजिक चिंतक थे। इन्होंने नैतिकता, सामाजिक अनुशासन और आदर्श आचरण पर बल दिया। उनके अनुसार कला का उद्देश्य समाज को शिक्षित करना और नैतिक मूल्यों को स्थापित करना था। उनकी प्रसिद्ध रचना है स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। कला समाज के नैतिक सुधार का माध्यम मानी गई है। दूसरे दार्शनिक हैं लाओजी, जिन्होंने ताओइज्म
यानी ताओवाद के प्रवर्तक रहे 6 शताब्दी के ईसा पूर्व। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी ताओ ते चिंग द वे एंड इट्स पावर। ताओ का अर्थ है प्रकृति का सार्वभौमिक मार्ग और प्राकृतिक सौंदर्य। ताओवाद के अनुसार कला में सरलता, स्वाभाविकता और प्रकृति के साथ सामंजस्य होना चाहिए। फिर आते हैं 6 प्रिंसिपल ऑफ चाइनीज पेंटिंग, जिसमें है पहला शेंग दोंग यानी स्पिरिट रेजोनेंस, मतलब चित्र जब आप कोई बनाएं तो उसमें शक्ति और आध्यात्मिकता होनी चाहिए, मतलब केवल दृश्य ना हो, उसमें आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, वो एक जीव की तरह अपनी बातों को व्यक्त कर पाए। सेकंड है गू फा योंगबी यानी ब्रश स्ट्रोक और स्ट्रक्चरल मेथड। इसका मतलब ब्रश की मजबूती और ब्रश को नियंत्रण करना आपको आना चाहिए। रेखाओं में शक्ति और संतुलन भी आपको आना चाहिए। फिर आता है यिंग यांग जिंग, मतलब डिपिक्शन ऑफ फॉर्म, रूप का यथार्थ चित्रण, जो जैसा है, जिसका शरीर जैसा है। मतलब अगर कोई डॉग है तो उसका जितना शरीर होना चाहिए उतना ही बनाना, हाथी है जितना उसका शरीर होता है उतना ही बनाना, मतलब जितना रूप आइडली माना जाता है उसी के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राइंग या फिगर बनाना। फोर्थ पॉइंट है सूली फुकाई यानी रंगों का प्रयोग, विषय के अनुसार उपयुक्त रंग का चयन करना और रंगों से वातावरण और भाव उत्पन्न करना। मतलब अगर रात दिखानी है तो काला कलर ही यूज करेंगे, और अगर सनसेट दिखाना है रेडिश ऑरेंज होता हुआ सनसेट कलर यूज करेंगे। फिर आता है 5th पॉइंट जिंग यिंग वेजी यानी संयोजन योजना की कॉम्पोजिशन कैसे प्लान करनी है, खाली और भरे स्थान का संतुलन करना, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस। 6th पॉइंट है चुआन मो जीजू यानी अनुकरण द्वारा ज्ञान, प्राचीन आचार्यों की शैली का अध्ययन करना और अनुकरण करना, जो पहले से बना है एग्जैक्टली आपको उसे उसी तरीके से कॉपी करना है। परंपरा के माध्यम से तकनीक का ज्ञान, अगर ऑयल पेंटिंग में हम ब्लैक से वाइट की तरफ जाते हैं तो हमें वही टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी चाइनीज़ फिलॉसफी पूरी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने हर एक चीज़ कवर करी। पहले आप देख सकते हैं पूरी टाइमलाइन है, 6 लिम्स ऑफ चाइनीज़ फिलॉसफी भी पढ़ी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए कमेंट्स में। अगर कोई डाउट हो जो आपको क्लियर करना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।